नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति, गांव गोगटिया का चौथान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन जो पढ़ रहे हैं ये प्राचीन राजस्थान का इतिहास आरएस लेवल तक का पढ़ रहे हैं। आरएस तक की जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी और एसीएफ और वन रक्षक वगैरह जितनी भी भर्ती हैं, इन सभी में उपयोगी होगा। और आरएस तक के सिलेबस के अंदर जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ, आप शायद फेयर रजिस्टर में नोट करते होंगे, उसके बाद में रफ रजिस्टर में नोट करते होंगे, उसके बाद में फेयर रजिस्टर में लिखते होंगे। जहां पर फेयर रजिस्टर में लिखते हैं, जो टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसके पीछे 4 लाइन की जगह छोड़ दिया करो दोस्तों, ताकि अपने को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, कोई भी चीज नई ऐड आराम से कर सकें। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्राचीन राजस्थान का इतिहास, और प्राचीन राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था, इतिहास क्या होता है उसके बारे में अपन ने जाना था। फिर इतिहास के स्रोतों के बारे में अब अपन पढ़ रहे हैं, यानी अपन ने पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में पढ़ा है, और हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता पढ़ा है। और इसके बाद में जो हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल जो सभ्यता है, और इसके बाद में जो अपन ने पढ़ा था आहड़ सभ्यता उदयपुर पढ़ा था, गणेश्वर सभ्यता सीकर पढ़ा था, विराट सभ्यता जयपुर पढ़ा था, और अपन ने इसके बाद में रेड सभ्यता टोंक पढ़ा था। भरतपुर में दर, मलाह, नोह और ब्याना सभ्यता पढ़ी थी। भीलवाड़ा के अंदर बांका, लाचुरा, जहाजपुर और ओजियानी और बागोर सभ्यता पढ़ी थी। नागौर में खुरडी, जायल और कुराड़ा सभ्यता पढ़ी थी। तिलवाड़ा अपन ने बाड़मेर में पढ़ी थी। झालावाड़ में मालपुरा, कोटड़ा, खानपुरा और चंद्रावती सभ्यता पढ़ी है। और जैसलमेर में सोनू गांव, लोद्रवा, ओलाझोल सभ्यता पढ़ी है। बूंदी के अंदर अपने कह सकते हैं सिसोल, नेलवा, इंद्रगढ़ और गरदड़ा सभ्यता पढ़ी है। बरबला और जूनाखेड़ा अपन ने पाली के अंदर पढ़ी है। और चक 48, तरखानवाला, अनूपगढ़ और बरौर सभ्यता अपन ने श्री गंगानगर में पढ़ी है। सुनारी सभ्यता अपन ने झुंझुनू में पढ़ी है। और नगला, रेड और नगर, काकोड़ा, मालव और अपन कह सकते हैं खेड़ा जो सभ्यता पड़ी है, ये कहाँ पड़ी है? टोंक के अंदर पड़ी है। और वैराट, सांबर, किरडोत, जोधपुरा और नलियासर, ये सभ्यता अपन ने जयपुर के अंदर पड़ी है। आज जो सभ्यता पढ़ेंगे, कल टोंक की एक सभ्यता छूट गई थी दोस्तों, उस सभ्यता का नाम है नगर सभ्यता। क्या नाम है? नगर सभ्यता। दोस्तों, नगर की यदि बात करते हैं तो अपने ये कह सकते हैं नगर जो सभ्यता है ये तो अपने को मिलेगी कहाँ पर? टोंक के अंदर। और नगरी जो सभ्यता की बात करते हैं तो नगरी अपने को कहां पर मिलेगी? नगरी सभ्यता अपने को मिलेगी चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले नगर सभ्यता की आपको बात बताता हूं। नगर सभ्यता प्राचीन समय में मालव गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। नगर सभ्यता प्राचीन समय में मालव गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। और इसके यदि उपनाम की बात करें तो इसे लोह युगीन सभ्यता माना जाता है। दोस्तों, नगर सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, और इसकी जो खोज की गई थी कृष्ण देवराव के नेतृत्व में सन 1942-43 में की गई थी। और इसके बाद में इनके सहयोगी थे केवी सुंदरराजन, उन्होंने भी इसकी खोज की थी। 2008-9 में राजस्थान सरकार से अपन कह सकते हैं पुरातात्विक विभाग द्वारा 2008 के अंदर टीजे आलोज और मनोज द्विवेदी और शिव कुमार भक्त और प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भी इसकी खोज 2008-9 में भी की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, इसके साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ से 6000 मालव सिक्के मिले थे। सिक्कों की विशेषता यह थी कि सिक्कों के ऊपर अपन ये कह सकते हैं कि हाथी व चंद्रमा की आकृति अंकित मिली थी। और यहाँ से जो लाल रंग के मृद पात्र मिले थे, उन मृद पात्रों के ऊपर मानव और पशु आकृति अंकित थी। दोस्तों, यहाँ से अपन ये भी कह सकते हैं कि एक महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति भी यहाँ से मिली थी। दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रतिमाएं और भी मिली हैं। 3 फणधारी नाग की प्रतिमा यहाँ से मिली है। खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ से मिली है। पत्थर पर मोदक रूप धारण किए हुए गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। दोस्तों, यहीं से यदि अपन बात करते हैं तो अपने को सिंहरूढ़ दुर्गा जी की मूर्ति भी यहीं से मिलती है। नगर टोंक को कारकोट नगर भी कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ से 32 प्रजातियों की अस्थियों के अवशेष भी मिले हैं। कहाँ से? नगर टोंक से मिले हैं। ये मालव गणराज्य की राजधानी भी हुआ था। आओ देखते हैं नगर क्या था। सबसे पहले तो इसको समझते हैं। ये था नगर, और नगर कहां पड़ता है दोस्तों? टोंक में। और यदि नगरी पूछे तो कहेंगे चित्तौड़गढ़। दोस्तों, नगरी ये सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। दोस्तों, लोह युगीन सभ्यता ये प्राचीन समय में किसका, यानी मालव गणराज्य की क्या होती थी? राजधानी। मालव गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, नगर जो सभ्यता है, इसकी यदि खोज की अपन बात करते हैं तो खोज 1900 अपन कह सकते हैं 42-43 के अंदर की गई थी। और कौन था? श्री कृष्ण
देवराय नाम का एक आदमी था। और इसके बाद में पुनः खुदाई में केवी सौंदरराजन ने भी खोज की थी। 2008-9 में भी इसकी पुनः खुदाई की गई थी दोस्तों। शिव कुमार भगत और प्रवीण जी के नेतृत्व में, टीजी आलोज के नेतृत्व में अपन कह सकते हैं 2008-9 में भी इसकी खोज की गई थी दोस्तों। यहां से यदि साक्ष्यों की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं दोस्तों, साक्ष्यों की यदि बात करते हैं तो अपने को मिले थे 6000 मालव सिक्के, 6000 मालव सिक्के मिले थे दोस्तों। और सिक्कों की विशेषता क्या थी दोस्तों, उनके ऊपर हाथी प्लस चंद्रमा की आकृति अंकर थी। हाथी प्लस चंद्रमा की सिक्कों पर क्या थी, आकृति। यहीं से अपने को मिले थे मृद भांड। क्या मिले थे दोस्तों, मृद भांड। मृद भांड कैसे रंग के थे, लाल रंग के। इन पर इनकी विशेषता क्या थी दोस्तों, इनकी विशेषता ये थी कि इनके ऊपर पशु व मानव की आकृति थी, पशु व मानव की आकृति अंकित थी मृद भांडों के ऊपर दोस्तों। और भी बात करते हैं यहाँ से साक्ष्य में, यानी महिषासुर मर्दनी की मृण मूर्ति मिली थी। महिषासुर मर्दनी की क्या मिली थी, मृण मूर्ति मिली थी। और भी साक्ष्य, 3 फणधारी नाग प्रतिमा भी मिली थी दोस्तों यहाँ पर। और मोदक रूप में गणेश जी की प्रतिमा मिली थी, मोदक रूप में गणेश जी की प्रतिमा दोस्तों यहाँ से मिली थी। और दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो सिंह रूढ़ दुर्गा की प्रतिमा मिली थी, सिंह रूढ़ दुर्गा प्रतिमा मिली थी। और दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो खड़ी लक्ष्मी की प्रतिमा मिली थी, खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा, लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली थी दोस्तों। जो नगर जो क्षेत्र है इसको अपन कारकोट नगर कहते हैं, नगर क्षेत्र को कारकोट नगर भी कहा जाता है, नगर को कारकोट नगर भी कहा जाता है, कारकोट नगर भी कहा जाता है। ऐसा उल्लेख दोस्तों यहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, यानी नगर सभ्यता से मिलता है। तो इतनी बात अपने को नगर सभ्यता के अंदर याद रखनी है दोस्तों। मालव गणराज्य की राजधानी रहा था और यहीं से महिषासुर मर्दनी, 3 फणधारी नाग, मोदक रूप में गणेश जी, सिंह रूढ़ दुर्गा प्रतिमा, खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ से मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों इसको थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं, किस रूप में, थ्योरेटिकल रूप में। आइए मेरे साथ एक एक करके नोट करते हैं थ्योरेटिकल रूप में कैसे लिखते हैं। 32 प्रजातियों का उल्लेख भी दोस्तों यहीं से मिला था। 32 प्रजातियों की जानकारी या प्रजातियों की अस्तियों की जानकारी भी यहीं से मिली थी। अब इसको थ्योरेटिकल टाइप में देखते हैं कैसे लिखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं, नगर सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये लो सा दोस्तों, नगर सभ्यता। आराम से रफ कॉपी साथ में रहे और लिखें। सबसे पहले लिखेंगे यह लोह युगीन सभ्यता है। पहली बात, यह लोह युगीन सभ्यता है। दूसरी बात में दोस्तों लिखेंगे यह सभ्यता टोंक में विकसित हुई, टोंक में विकसित हुई तथा इसकी खोज 1942-43 में श्री कृष्ण देव राय द्वारा की गई। और इसकी पुनः खुदाई केवी सौंदरराजन के नेतृत्व में की गई। और यदि इसकी और बात करें, सन 2008-9 में इसकी पुनः खुदाई टीजे आलोज 8-9 में इसकी पुनः खुदाई टीजे आलोज प्लस प्रवीण कुमार, टीजे आलोज प्लस प्रवीण कुमार। और इसकी यदि अपन बात करते हैं तो कहेंगे मनोज द्विवेदी और प्लस में शिव कुमार भक्त द्वारा की गई।
दोस्तों ये है अपनी नगर सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता है। यह सभ्यता टोंक में विकसित हुई है। इसकी खोज की यदि बात करें तो 1942-43 में कृष्ण देव राय के नेतृत्व में की गई। बस ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। और पुनः खुदाई केवी सुंदरराजन के नेतृत्व में 2008-9 में जो खुदाई की गई थी टीजे आलोज, प्रवीण कुमार, मनोज द्विवेदी और शिव कुमार के नेतृत्व में की गई थी। ये बात इसके बारे में उल्लेख मिलता है। आगे अपन बात करते हैं साक्ष्य में, और साक्ष्य में लिखेंगे। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं नगर सभ्यता के साक्ष्य। साक्ष्यों में दोस्तों आपको देखो यहाँ की खुदाई में, साक्ष्यों में देखें लिखेंगे खुदाई में 6000 मालव सिक्के मिले। नेक्स्ट, सिक्कों पर चंद्रमा व हाथी आकृति मिली। सिक्कों पर चंद्रमा व हाथी आकृति मिली। कौन सी सभ्यता की खुदाई में? नगर सभ्यता की खुदाई में। नेक्स्ट अगला जो चीज लिखेंगे, यहां से मिले लाल रंग के मृद पात्रों पर मानव व पशु आकृति अंकित मिली या चित्रित मिली। और यहां से एक महिषासुर, यहीं से महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति मिली। कुछ प्रतिमा अपने को और भी मिलती हैं। प्रतिमाओं की दोस्तों अपन बात करते हैं। यहां पर मिली थी 3 फणधारी नाग प्रतिमा। 3 फणधारी नाग प्रतिमा भी यहीं से मिली है। और सिंहवरुड दुर्गा प्रतिमा। और यहीं से पत्थर पर मोदक रूप में गणेश प्रतिमा। नोट करते रहना साथ साथ में। पत्थर पर मोदक रूप में गणेश प्रतिमा। खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा कहां से मिली है? यहीं से मिली है, यानी नगर से मिली है। ये बात यहां पर एक दोस्तों एक बात और भी लिख सकते हैं। 32 प्रजातियों के अवशेष भी, लगभग 32 प्रजातियों के अवशेष भी मिले हैं। ये जो नगर सभ्यता है दोस्तों, ये अपन ने लिखी थी, कहां पर विकसित हुई थी? टोंक में। और एक बात ये, या एक चीज और लिख लेना, यह है मालव गणराज्य की राजधानी था। ये बात आप लिख लेना, यह मालव गणराज्य की राजधानी था। एक बात दोस्तों और ये रह जाती है, नगर टोंक को कारकोट नगर कहा जाता था या कहा जाता है। नगर टोंक को कारकोट नगर भी कहते हैं। ये दोस्तों बात किसकी है? नगर सभ्यता की बात है। नगर यदि पूछे तो कहेंगे टोंक में, नगरी यदि पूछे तो कहेंगे चित्तौड़गढ़ में। अगली अपन नगरी की बात करेंगे। नगर सभ्यता के साक्ष्यों की बात करते हैं तो 6000 मालव सिक्के मिले थे। सिक्कों पर चंद्रमा व हाथी की आकृति अंकित मिली थी। यहां से मिले थे लाल रंग के मृद पात्र, वहां पर मानव और पशु की आकृति अंकित मिली थी। यहां से महिषासुर मर्दिनी की मृत मूर्ति मिली है। 3 फणधारी नाग की प्रतिमा मिली है। सिंहवरुड दुर्गा की प्रतिमा भी यहीं से मिली है। पत्थर पर
पर मोदक रूप धारण हुए गणेश जी की प्रतिमा मिली है, खड़ी लक्ष्मी जी की प्रतिमा मिली है, 32 प्रजातियों के अस्थियों के या 32 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। ये जो नगर क्षेत्र था ये मालव गणराज्य की राजधानी भी रहा है, और यहां से अपन कह सकते हैं कि नगर जो टोंक है इसे कारकोट नगर भी कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं? कारकोट नगर भी कहते हैं दोस्तों, ये उल्लेखना मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यानी अगली जो सभ्यता है अपने पास में दोस्तों वो है नगरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगर सभ्यता पूछ ले तो टोंक में कहेंगे। दोस्तों जो अगली सभ्यता नगरी सभ्यता की बात करते हैं तो नगरी सभ्यता में सबसे पहले ये बेड़च नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है। और यदि इसके उपनामों की बात करें, उपनाम है मेदपाट, प्रागवाट, मध्यमिका, ये इसके उपनाम है दोस्तों। यहीं से यदि अपन बात करें तो जो नगरी जो था ये प्राचीन समय में सीवी जनपद का हिस्सा था। नगरी जो था ये प्राचीन समय में किसका हिस्सा था? सीवी जनपद का हिस्सा था। 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा खोजा गया था। अपने कह सकते हैं राज्य का प्रथम खोदा गया क्षेत्र की यदि बात करें, खोदा गया स्थल की यदि बात करें तो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ ही था। पाणिनि द्वारा उल्लेखित यदि स्थल की बात करें या सभ्यता की बात करें तो नगरी ही था दोस्तों। यहां से यदि साक्ष्यों की बात करते हैं तो गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। ग्रीक रोमन शैली में यहाँ एक पुरुष की प्रतिमा भी अपने को मिलती है। प्राचीन वैष्णो मंदिर के उल्लेख भी यहाँ पर मिलते हैं। 4 चक्राकार कुओं का भी उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिलते हैं। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से? नगरी सभ्यता से। तो आइए पहले नगरी सभ्यता को समझते हैं और फिर आगे लिखेंगे। पहले समझना नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता दोस्तों कहां पर है? पहली बात तो ये याद रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। और यदि पूछ ले, अपन ने पहले लिखा था नगर सभ्यता, नगर सभ्यता हो जाएगी दोस्तों टोंक में। नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक में। नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगर सभ्यता कहां पर है? टोंक में। दोस्तों याद रखना ये जो क्षेत्र है ये है नगरी। क्या है? नगरी। नगरी सभ्यता में आप ये चीज याद रखना कि नगरी जो सभ्यता है इसकी यदि खोज की बात करें तो दोस्तों खोज हो जाएगी 1904 के अंदर। 1904 में डीआर भंडारकर द्वारा। दोस्तों इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जाएगा मध्यमिका, प्रागवाट, और इसी का नाम हो जाएगा मेदपाट। क्या नाम हो जाएगा? मेदपाट। उल्लेख मिलता है दोस्तों पाणिनि द्वारा उल्लेखित नगर है ये। कौन किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा उल्लेखित नगर या उल्लेखित सभ्यता भी कह सकते हैं दोस्तों। यही सभ्यता की यदि अपन बात करते हैं तो यही सभ्यता सीवी जनपद का हिस्सा भी था। सीवी जनपद की राजधानी भी थी। क्या थी? सीवी जनपद की। और यही सभ्यता यदि प्रथम राज्य का प्रथम खोदा गया स्थल है, यही सभ्यता राज्य का क्या है? प्रथम खोदा गया स्थल है। यहीं से अपन कह सकते हैं प्राचीन काल की जो साक्ष्यों की यदि दोस्तों बात करते हैं तो गुप्तकालीन शिव मंदिर के उल्लेख मिलते हैं। और यहीं से ग्रीक रोमन शैली की एक मानव प्रतिमा भी प्राप्त होती है। यहां से प्राचीनतम शिव मंदिर के उल्लेख भी मिलते हैं। तो अब इस चीज को अपन लिखेंगे कैसे, नोट कैसे करेंगे, वो चीज आइए मेरे साथ में, अब आपको बताता हूं कैसे लिखेंगे दोस्तों। अब जो देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे, पॉइंट लगाइए और मेरे साथ साथ में लिखिए। यह सभ्यता बेड़च नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई तथा इसकी खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा की गई। यह सभ्यता बेड़च नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? बेड़च नदी किनारे। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। खोजी किसने थी? 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा खोजी गई। नेक्स्ट लिखेंगे उपनाम, नोट करते रहना। उपनाम माध्यमिका,
मध्यमिका, मेदपाट, प्रागवाट, इसी के क्या है? उपनाम है। नोट कर लेना, माध्यमिका, मध्यमिका, मेदपाट, प्रागवाट और अगला नगरी, इसी के क्या है दोस्तों? उपनाम है। इसी के क्या है? उपनाम है। नेक्स्ट यदि बात करें तो राज्य का, नेक्स्ट लिखना, यह राजस्थान का प्रथम खोदा गया स्थल है और यह सभ्यता पाणिनि, जिसने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी, यह सभ्यता पाणिनि द्वारा उल्लेखित स्थल है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, नगरी सभ्यता बेड़च नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है। इसकी खोज डॉक्टर भंडारकर ने 1904 में की थी। इसका उपनाम माध्यमिका, मध्यमिका, मेदपाट और प्रागवाट, और यह राजस्थान का प्रथम खोदा गया स्थल है और यह सभ्यता पाणिनि द्वारा उल्लेखित स्थल है। यह पाणिनि द्वारा उल्लेखित क्या है? सभ्यता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और उसके बाद में साक्ष्यों की बात करते हैं। एक चीज और नोट कर लो दोस्तों, इसमें यह सीवी जनपद की, यह सीवी जनपद की राजधानी थी। बस आ चीज और नोट कर लो, सीवी जनपद की राजधानी थी, यह सीवी जनपद की राजधानी थी, ये चीज और नोट कर लो। आगे दोस्तों देखते हैं इनके साक्ष्य। साक्ष्य में देखते हैं दोस्तों, साक्ष्यों में अपन बात कर रहे थे, यहां से गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। साक्ष्यों में लिखेंगे यहां से गुप्तकालीन शिव मंदिर अवशेष, यहां से गुप्तकालीन शिव मंदिर अवशेष नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ से। यहां से ग्रीक रोमन शैली की पुरुष प्रतिमा, यहां से ग्रीक रोमन शैली की एक पुरुष प्रतिमा मिली। यहां से ग्रीक रोमन शैली की एक पुरुष प्रतिमा भी मिली थी। प्राचीनतम वैष्णो मंदिर के अवशेष भी मिले थे। यहां से प्राचीनतम वैष्णो मंदिर के अवशेष, प्राचीनतम वैष्णो मंदिर के अवशेष भी मिले थे। यहां से प्राचीनतम वैष्णो मंदिर के अवशेष भी मिले थे। नेक्स्ट, चार चक्राकार कुओं के साक्ष्य, यहां से 4 चक्राकार कुओं के साक्ष्य या अवशेष, यहां से 4 वक्राकार कुओं के साक्ष्यों के अवशेष, गुप्तकालीन कला के अवशेष, यहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष या फिर कह सकते हैं साक्ष्य, यहां से गुप्तकालीन कला के साक्ष्य या अवशेष मिले। यहां से सीवी जनपद के सिक्के मिले, यहां से सीवी जनपद के सिक्के मिले। ये बात दोस्तों किसकी है? नगरी सभ्यता की है। यह बात किसकी है?
दोस्तों यहाँ पढ़ रहे हैं नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, और नगर सभ्यता होती है टोंक में। अपन बात कर रहे हैं नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, जिसे अपन मध्यमिका, प्रागवाट और मेदपाट के नाम से जानते हैं, जो बेड़च नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है। 1904 में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा खोजा गया पाणिनि द्वारा उल्लेखित नगर है और राजस्थान का प्रथम खोदा गया स्थल है। इसके साक्ष्यों के यहाँ से गुप्तकालीन शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं, यहाँ से ग्रीक रोमन शैली में एक पुरुष प्रतिमा भी मिली है, और यहाँ से प्राचीनतम वैष्णो मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से 4 चक्राकार कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से शिव जनपद के सिक्के भी मिले हैं। दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, यानी किस सभ्यता से ग्रीक रोमन शैली की पुरुष प्रतिमा मिली है, यानी ग्रीक रोमन शैली की प्रतिमा किस सभ्यता से मिले, तो कहेंगे नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। कहां से कहेंगे, नगरी सभ्यता। 4 चक्राकार कुओं के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, किस पुरातात्विक स्थल से मिले थे, नगरी सभ्यता से मिले थे। नगरी सभ्यता कहां पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे गिलूंड सभ्यता। किसकी बात करेंगे, गिलूंड सभ्यता। और गिलूंड सभ्यता कहां पर है, राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में। गिलूंड सभ्यता की बात करेंगे तो गिलूंड सभ्यता राजसमंद में दोस्तों, ये बनास नदी के किनारे राजसमंद में विकसित हुई है गिलूंड सभ्यता। कौन सी नदी किनारे, बनास नदी किनारे राजसमंद में विकसित हुई है गिलूंड सभ्यता। सन 1957-58 के अंदर डॉक्टर ब्रजवासी लाल, जो कालीबंगा सभ्यता में भी थे, बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल के द्वारा यह सभ्यता खोजी गई थी। इसकी पुनः खोज 1998 से 2003 के मध्य वीएस सिंधे और ग्रेगरी पोस के द्वारा इसकी पुनः खोज भी की गई थी। किसकी, गिलूंड सभ्यता की। ये ग्रामीण संस्कृति थी, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता के उल्लेख मिलते हैं गिलूंड सभ्यता के अंदर। और कह सकते हैं यह बनास व अहाड़ संस्कृति का प्रथम प्रमुख स्थल रहा है। बनास व अहाड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो कहेंगे गिलूंड सभ्यता राजसमंद के अंदर। तो इसमें गिलूंड सभ्यता राजसमंद में अपन देखेंगे, यानी सबसे पहले अब जो बात करेंगे वो है गिलूंड सभ्यता राजसमंद। गिलूंड सभ्यता राजसमंद, गिलूंड सभ्यता कहां पर है दोस्तों, राजसमंद में। गिलूंड सभ्यता कहां पर है, राजसमंद में। यानी जो गिलूंड सभ्यता है दोस्तों, इसकी यदि अपन समझते हैं तो सबसे पहले ये कहेंगे कि ये लोसा गिलूंड सभ्यता, गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता अपन बात कर रहे हैं कहां पर दोस्तों, बात कर रहे हैं राजसमंद में। यदि एक नदी की बात करें तो इस प्रकार से एक नदी जाती है, यानी कौन सी नदी किनारे, बनास नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है, बनास नदी किनारे। यदि इसकी बात करते हैं दोस्तों खोज की, यदि इस सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो 1957-58 के अंदर, 1957-58 के अंदर, 1957-58 के अंदर इसकी खोज की बात करते हैं तो बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल के द्वारा इस सभ्यता क्या की गई थी, खोज की गई थी। दोस्तों इसी में अपन आगे बात करते हैं तो इसकी यदि पुनः खुदाई की यदि अपन बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि 1998 से 2003 के मध्य इसकी पुनः खुदाई की गई थी। 1998 से 2003 के मध्य वीएस सिंधे और ग्रेगरिक के द्वारा, प्लस में एक और वैज्ञानिक है उसका नाम है ग्रेगरिक, अपन कह सकते हैं, या ग्रेगरी पोस के द्वारा इसकी पुनः खोज की गई थी। यही इसी सभ्यता की बात करते हैं तो ये ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है। कौन सी संस्कृति का, यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन ये अहाड़ यानी ये ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन यह बनास और अहाड़ या अहाड़ व बनास, अहाड़ व बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल रहा है। अहाड़ व बनास संस्कृति का क्या रहा है, प्रमुख स्थल रहा है। ये सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ गिलूंड सभ्यता में दोस्तों धान की कोटी के साक्ष्य मिले हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, पक्की ईंटे से बने हुए मकान मिले हैं जिन पर चूने का पलस्तर किया हुआ है। यहाँ से क्रीम व काले रंग से चित्रित पत्रों पर चिकटेदार हिरण के चित्र भी मिले हैं। यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। काले व लाल रंग के मृद भांड में गेहूं के दाने भी यहाँ पर मिलते हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं, हाथी, भालू, कुत्ता वगैरह के चित्र भी अंकित मिले हैं। दोस्तों यहाँ से कहा जाता है
कि जो मृद पात्र है, मृद पात्र पर ज्यामितीय चित्रांकन मिले हैं, इसके अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी मिले हैं, जबकि आहड़ जो सभ्यता से सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय चित्रांकन मिले हैं। तो ये सभ्यता कौन सी है दोस्तों? ये है गिलुड़ सभ्यता। मेरे साथ में आइए और नोट कीजिए गिलुड़ सभ्यता के बारे में कैसे लिखना है। देखो, गिलुड़ सभ्यता, सबसे पहले पॉइंट डालेंगे गिलुड़ सभ्यता में, लिखेंगे यह सभ्यता बनास नदी किनारे राजसमंद में विकसित हुई। यह सभ्यता बनास नदी किनारे राजसमंद में विकसित हुई। पहली बात, इसकी खोज 1957-58 में ब्रिजवासी लाल यानी बीबी लाल द्वारा की गई तथा इसकी पुनः खोज खुदाई 1998 से 2003 के मध्य V.S. शिंदे व ग्रेगरी पोस द्वारा की गई। ये इसकी बात बनेगी। यह सभ्यता कहां पर? बनास नदी किनारे। कहां? राजसमंद में। खोज 1957-58 में किसने? ब्रजवासी लाल में। पुनः खुदाई 1998-2003 के मध्य V.S. शिंदे और ग्रेगरी पोस के द्वारा इस सभ्यता की क्या की गई थी? पुनः खोज की गई थी, यानी दोबारा खुदाई की गई थी। इस सभ्यता के बारे में अपन जान रहे हैं दोस्तों, यानी ये ग्रामीण संस्कृति थी। ये कौन सी संस्कृति थी? यह ग्रामीण संस्कृति थी तथा यह बनास व आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल था। यानी एक बात और भी लिख सकते हैं, लिखेंगे यह ग्रामीण संस्कृति थी, परंतु यह ग्रामीण संस्कृति थी तथा यह बनास व आहड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र या प्रमुख स्थल था। यह ग्रामीण संस्कृति थी तथा यह बनास व आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल भी थी या प्रमुख स्थल भी था, ये कह सकते हैं, थी या था। यानी अपन पढ़ रहे हैं गिलुड़ सभ्यता, और गिलुड़ सभ्यता कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। यह सभ्यता बनास नदी किनारे राजसमंद में विकसित हुई है। 1957-58 में ब्रजवासी लाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। पुनः खुदाई 1998 से 2003 के मध्य V.S. शिंदे और ग्रेगरी पोस के द्वारा की गई थी। ग्रामीण संस्कृति थी, यह ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति थी, परंतु बनास और आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल भी कौन सी थी? गिलुड़ सभ्यता थी। बनास और आहड़ संस्कृति के प्रमुख स्थल के रूप में भी मानी गई है, अहम योगदान देने वाली मानी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, साक्ष्यों की बात करते हैं। साक्ष्यों की दोस्तों यदि अपन बात करते हैं तो यहां से मिले थे धान की कोठी के साक्ष्य। आप लिखते रहना, यहां से धान की कोठी के साक्ष्य, धान की कोठी के साक्ष्य, पक्के मकानों पर चूने का प्लास्टर के साक्ष्य, पक्के मकानों पर चूने का प्लास्टर के साक्ष्य, हाथी दांत की चूड़ियों के साक्ष्य, हाथी दांत की चूड़ियों के साक्ष्य। हाथी दांत की चूड़ियों के साक्ष्य भी कौन सी सभ्यता से मिले थे? गिलुड़ सभ्यता से मिले थे दोस्तों। और क्रीम व काले रंग से चित्रित, अपन अगला कह सकते हैं, क्रीम व
काले रंग से चित्रित, यहां से क्रीम व काले रंग से चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हिरण के चित्र, चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हिरण का चित्र, चित्तेदार हिरण का चित्र मिला। यहां से क्रीम व काले रंग से चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हिरण के साक्ष्य भी अपने मिले थे। यहां से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं। यहां से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष नोट करते रहिए साथ साथ में। सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। यहाँ दोस्तों एक बात और कह सकते हैं, काले व लाल रंग के मृद भांडों के अंदर गेहूं के दानों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो लिख सकते हैं अगली बात, काले व लाल भांडों के अंदर, काले व लाल भांडों के अंदर गेहूं दानों के साक्ष्य, गेहूं दानों के साक्ष्य। यानी यहां से जो खुदाई के अंदर काले और लाल रंग के जो भांड मिले थे, मृद भांड जो मिले थे, उनमें गेहूं के कुछ दाने मिले थे, तो गेहूं के दानों के साक्ष्य। और यहां से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं दोस्तों, देख सकते हैं मिट्टी के खिलौनों में हाथी, कुत्ता, इस प्रकार से हाथी, कुत्ता, भालू मिले, भालू आदि यहाँ की खुदाई के अंदर मिले थे। दोस्तों ये है गिलोन सभ्यता। अपन ने पढ़ी है नगर सभ्यता, उसके बाद में पढ़ी है राजमंद की गिलोन सभ्यता। और गिलोन सभ्यता में ये अपन ने पढ़ा है कि बनास नदी किनारे चित्तौड़गढ़ में विकसित हुई है। और इसकी पुनः जो खोज की गई थी, इसकी खोज तो की गई थी 1997-98 के अंदर ब्रजवासी लाल द्वारा। इसकी पुनः खोज की गई थी 1998 से 2003 के मध्य वीएस सिंधे व ग्रेगरी पोस्ट के द्वारा। और इसी सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी तथा इसे आहड़ व बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल भी रहने का उल्लेख मिलता है। और अपन यह कह सकते हैं धान की कोठी के साक्ष्य यहाँ से मिले थे, हाथी दांत की चूड़ियों के साक्ष्य भी मिले थे, और पक्के मकानों पर चूने के प्लस्तर के अवशेष भी यहाँ से मिले थे। और क्रीम व काले रंग से चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हिरण के चित्र भी यहीं से मिला है। यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। काले व लाल रंग के मृद भांडों के अंदर गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने जैसे हाथी, कुत्ता, भालू इस प्रकार के चित्रित यहाँ पर भी मिले हैं। दोस्तों एक बात और भी बताना चाहूंगा, यानी कुछ नोट में लिख सकते हैं कि यहाँ मिले मृद पात्रों पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी अंकित था। यानी गिलोन सभ्यता में यहाँ मिले मृद पात्रों पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी अंकित था, जबकि आहड़ से मिले मृद पात्रों पर सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय चित्रांकन अंकित था। जबकि आहड़ से मिले मृद पात्रों पर सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय चित्रांकन अंकित था, ऐसा उल्लेख भी दोस्तों मिलता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ मिले मृद पात्रों पर, यानी गिलोंड में मिले मृद पात्रों पर, गिलोंड में मिले मृद पात्रों पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी अंकित था। ये दोस्तों अपनी बात यहाँ लिख सकते हैं अपन। देखो मैं आपको लिख के बता देता हूं, कह सकते हैं यहां मिले मृद पात्रों पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी अंकित था। जबकि आहड़ के मृद पात्रों पर केवल
ज्यामितीय चित्रांकन मिला। ये बात दोस्तों आप नोट लगा के लिख सकते हैं गिलोड सभ्यता के अंदर। ठीक है, यहाँ मिले मृद पात्रों के ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन अंकन था और आजम की आहड़ के मृद पात्रों पर सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय चित्रांकन था दोस्तों, ज्यामितीय चित्रांकन। अगली सभ्यता अपन देखेंगे। चलो दोस्तों अगली सभ्यता अपन देखेंगे अभी हनुमानगढ़ की सभ्यता। हनुमानगढ़ की सभ्यता दोस्तों, हनुमानगढ़ जो जिला है अपना, हनुमानगढ़ में जो सभ्यता विकसित हुई है इसमें आपने पढ़ा है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, एक थेड़ है, यानी दो थेड़ सभ्यता है। थेड़ सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता अपन पहले पढ़ चुके हैं। पीलीबंगा सभ्यता में सिर्फ एक ही नाम याद रखना है कि पीलीबंगा शब्द पंजाबी भाषा का है। पीली धन बंगा, यानी इसका कह सकते हैं कि पंजाबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीले रंग की चूड़ियां। जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था काले रंग की चूड़ियां, इसी प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है पीले रंग की चूड़ियां। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। आज अपन दोस्तों बात करेंगे किसकी सभ्यताओं की? हनुमानगढ़ की सभ्यताओं की। लिखेंगे हनुमानगढ़ की सभ्यता। हनुमानगढ़ की सभ्यता देख रहे हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ की सभ्यताओं को इस प्रकार विभाजन कीजिए, यानी एक तो हो जाएगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा, दूसरा हो जाएगा पीलीबंगा, एक हो जाएगा रंग महल, एक हो जाएगा थेड़। थेड़ ये दोस्तों रंग महल लिखना है, महल, ये पीलीबंगा और ये कालीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और थेड़ कहाँ की सभ्यता है दोस्तों? कहेंगे हनुमानगढ़ की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता कहेंगे? हनुमानगढ़ की सभ्यता कहेंगे। कालीबंगा अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, यानी इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। और पीलीबंगा के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखनी है, याद कर लेना, यह जो शब्द है यह शब्द पंजाबी भाषा का है। कौन सी भाषा का? यह शब्द पंजाबी भाषा का है। एक बात आप नोट कर लेना, यह शब्द पंजाबी भाषा का है। अपन कह सकते हैं यह शब्द कौन सी भाषा का है दोस्तों? पंजाबी भाषा का है। कौन सा? पीलीबंगा, यानी पंजाबी भाषा का शब्द है पीली धन बंगा। पीली धन बंगा। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, तो लिखेंगे शाब्दिक अर्थ में लिखेंगे पीले रंग की चूड़ियां। पीले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ क्या लिखेंगे? पीले रंग की चूड़ियां लिखेंगे दोस्तों, पीले रंग की चूड़ियां। तो इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे वो चीज बता देता हूं। एक लाइन में लिखेंगे, पीलीबंगा में एक लाइन में लिखेंगे। देखो दोस्तों लिखना है, यह सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई। पीलीबंगा शब्द पंजाबी भाषा का है। पंजाबी भाषा का है, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पीली धन बंगा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ एक लाइन में लिखते रहना, इसका शाब्दिक अर्थ या मतलब भी कह सकते हैं पीले रंग की चूड़ियां। पीले रंग की चूड़ियां है दोस्तों, यानी अपन कह सकते हैं पीले रंग की चूड़ियां। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। पीलीबंगा शब्द पंजाबी भाषा का है। पीली प्लस बंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पीले रंग की चूड़ियां, जबकि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ था काले रंग की चूड़ियां, लेकिन पीलीबंगा का शाब्दिक अर्थ है पीले रंग की चूड़ियां। कैसा अर्थ है? पीले रंग की चूड़ियां अर्थ है दोस्तों इसका, पीले रंग की चूड़ियां। आगे दोस्तों अपने पास में रंग महल सभ्यता है। रंग महल, सॉरी ये नाम सही लिख लेना, रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। दोस्तों यदि रंग महल सभ्यता की अपन बात करेंगे, इससे पहले अपन थेड़ सभ्यता की बात करेंगे। रंग महल सभ्यता से पहले अपन कौन सी सभ्यता की बात करेंगे? थेड़ सभ्यता। तो लिखेंगे थेड़ सभ्यता। थेड़ सभ्यता लिखेंगे, यह सभ्यता
यह सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। कौन सी? थेड़ सभ्यता। इसमें अपन सिर्फ एक ही बात लिखेंगे, हनुमानगढ़ में विकसित हुई। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। नोट कर लेना दोस्तों, थेड़ सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। क्या माना जाता है? हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है। तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और थेड़। रंगमहल की अपन बात करेंगे विस्तार रूप से। कालीबंगा की बात पहले वाले वीडियो में आप देख लेना, कर चुके हैं पूरी तरीके से। पीलीबंगा, यह सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई और पंजाबी भाषा का पीलीबंगा शब्द है। पीली प्लस बंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीले रंग की चूड़ियां। थेड़ सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। यह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इतनी बात याद रखनी है। अगली सभ्यता अपन अभी बात कर रहे हैं रंगमहल सभ्यता की। देखो दोस्तों, रंगमहल जो सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है और रंगमहल एक स्थान भी है। रंगमहल एक स्थान भी है। वो स्थान कहां पर है? रंगमहल एक स्थान है जो भीलवाड़ा में भी है। याद रखना, रंगमहल एक स्थान है, एक क्षेत्र है उसका, भीलवाड़ा में भी है। और रंगमहल एक सभ्यता है जो कहां पर है? अपन कह सकते हैं हनुमानगढ़ में। अपन तो रंगमहल हनुमानगढ़ वाले की बात करते हैं। अपन तो रंगमहल हनुमानगढ़ वाली सभ्यता की बात करते हैं। कैसे कैसे कितनी बात करेंगे वो देखेंगे। रंगमहल जो सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। रंगमहल सभ्यता दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। इसकी खोज 1952 से 1954 के मध्य डॉक्टर हनरिड या हनारिड, जो स्वीडन दल के नेता थे, जो स्वीडन से आए हुए थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो कह सकते हैं 1952 से 1954 के मध्य डॉक्टर हनारिड ने, जो स्वीडन दल के नेता थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। सीधी सीधी बात है कि याद रखो कि रंगमहल सभ्यता की खोज किसने की थी? डॉक्टर हनारिड। बस, डॉक्टर हनारिड। यहां से अपन ये कह सकते हैं रंगमहल जो क्षेत्र था ये प्राचीन में योध्य गणराज्य का एक राजधानी भी रहा है। योध्य गणराज्य की राजधानी भी रंगमहल रहा है। और यहाँ से अब साक्ष्य के तौर पर यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से गुरु शिष्य की एक प्रतिमा मिली है जिसका संबंध गंधार शैली से माना जाता है। यानी रंगमहल से गुरु शिष्य की एक प्रतिमा मिली है जिसका संबंध किससे माना जाता है? गंधार शैली से माना जाता है। यहाँ से गोवर्धनधारी मूंछों सहित, यहाँ से गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की एक प्रतिमा भी मिली है जो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहीं से गुप्तकालीन नगर के ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं लगभग 105 के आसपास। और यहीं से 2 पाषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं। यहीं से कनिष्क प्रथम और कनिष्क थर्ड के सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है। यहीं से चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान की मुद्राओं का भी उल्लेख मिलता है या सिक्कों का उल्लेख मिलता है। यहाँ रंगमहल सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रमुख खाद्यान्न जो था वो दोस्तों चावल था। और प्रमुख मतलब खेती जो फसल करते थे वो भी चावल की करते थे। इसका जो समय काल है ये कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से अवशेष की यदि अपन बात करें भी क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं तो कहेंगे सिंधु सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोस्तों अभी आइए मेरे साथ में रंगमहल सभ्यता की पहले बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी किनारे? कहेंगे सरस्वती या घग्गर या मृत नदी किनारे। ठीक है। रंगमहल सभ्यता की खोज की यदि बात करते हैं दोस्तों तो खोज में अपन कहेंगे 1952 से लेकर 1954 के मध्य डॉक्टर हन्नारिड जो कहाँ के थे? स्वीडन से आए थे। स्वीडन दल के नेता भी थे और स्वीडन से आए हुए थे। इन्होंने इस सभ्यता की क्या की थी? और खोज की थी। दोस्तों ये जो रंगमहल जो क्षेत्र है ये प्राचीन समय में योध्य गणराज्य की राजधानी भी रहा है। क्या रहा है? योध्य गणराज्य की राजधानी भी रहा है रंगमहल अपना क्षेत्र। रंगमहल क्षेत्र योध्य गणराज्य की क्या रहा है दोस्तों? राजधानी रहा है। और यहां से जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां से कनिष्क प्रथम व कनिष्क थर्ड के सिक्के मिले हैं। और यहीं से वासुदेव चौहान के सिक्के मिले हैं। वासुदेव चौहान के सिक्के मिले हैं दोस्तों। यहीं से मूंछों वाले यानी गोवर्धनधारी मूंछों वाली
श्री कृष्ण प्रतिमा मिली है, श्री कृष्ण प्रतिमा मिली है। दोस्तों यहीं से कुछ ज्यादा ही उल्लेख, जो सारे उल्लेख मिलते हैं, गुरु शिष्य की प्रतिमा भी मिली है, गुरु शिष्य प्रतिमा, जिसका संबंध मानते हैं गंधार से लेते, अपन आगे बात करते हैं उसमें लिखते हैं। यानी रंग महल सभ्यता के बारे में अपन बात कर रहे हैं और लिखेंगे कैसे वो रूप देखते हैं। दोस्तों आइए मेरे साथ, अब रफ कॉपी लीजिए हाथ में और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? रंग महल सभ्यता की बात कर रहे हैं। ये लो रंग महल, कहां पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है। लाइट चली गई है, हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में दोस्तों रंग महल सभ्यता, हनुमानगढ़ के अंदर अपन बात कर रहे हैं। इसमें देखना कि हनुमानगढ़ के अंदर सबसे पहले इसकी लाइन क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह सभ्यता, यह सभ्यता हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में सरस्वती, हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई, विकसित, तथा इसकी खोज, तथा इसकी खोज 1952 से 54 के मध्य स्वीडन दल के नेता डॉक्टर हन्ना रीड ने की। दोस्तों ये हन्ना रीड याद रखना। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई। इसकी खोज 1952 से 54 के मध्य स्वीडन दल के नेता डॉक्टर हन्ना रीड ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां से एक लाइन और लिख लेते हैं, यानी लिखेंगे यह क्षेत्र प्राचीन समय में, प्राचीन समय में योध्य गणराज्य की राजधानी रहा था। यह क्षेत्र प्राचीन समय में योध्य गणराज्य की क्या रहा था दोस्तों? राजधानी रहा था। योध्य गणराज्य की क्या रहा था? राजधानी। यहां से क्या क्या अवशेष मिलते हैं दोस्तों? तो लिखेंगे अगला अवशेष। अवशेष में अपन दोस्तों लिखेंगे, क्या लिखेंगे अवशेष के अंदर? यहां से अवशेष में लिखेंगे सेंधव सभ्यता के अवशेष। यहां से सेंधव सभ्यता के अवशेष, यहां से सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले। यहां से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले दोस्तों? सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले थे। यहां से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहां से बात करते हैं अपन, सेंधव सभ्यता के अवशेष मिले और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष। और एक बात और करते हैं दोस्तों, सेंधव सभ्यता, कुषाणकालीन सभ्यता, और एक बात अपने पास में रहती है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष। दोस्तों ये बात है, आपको याद रखना है, आप पढ़ रहे हैं रंग महल सभ्यता जो हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई 1952 से 1954 के मध्य स्वीडन दल के नेता डॉक्टर हन्ना रीड ने इसकी खोज की थी। इसे प्राचीन, यह क्षेत्र प्राचीन समय में योध्य गणराज्य का राजधानी क्षेत्र रहा है। और यहां से जो अवशेष मिलते हैं, यानी सेंधव सभ्यता के अवशेष, कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए हैं? रंग महल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए और आगे साक्ष्यों की अपन बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं इसके साक्ष्यों की। यहां से एक गुरु शिष्य की प्रतिमा मिली है जिसका संबंध गंधार शैली से माना जाता है। साक्ष्यों में बात करेंगे दोस्तों, साक्ष्य। यहां से गुरु शिष्य की
प्रतिमा मिली जिसका संबंध गांधार शैली से माना जाता है। यहां से गुरु शिष्य की एक प्रतिमा मिली जिसका संबंध गांधार शैली से माना जाता है। यहां से गुरु शिष्य की एक प्रतिमा मिली जिसका संबंध गांधार शैली से माना जाता है। दोस्तों ये बातें याद रखना है। यहीं से गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की एक प्रतिमा मिली। यहीं से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की प्रतिमा मिली। कहां से? रंग महल से। गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की एक प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त हुई है। दोस्तों यहां से गुप्तकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। यहीं से गुप्त कालीन ताम्र मुद्राएं मिली। लगभग 105 के आसपास गुप्तकालीन ताम्र मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई थी और 2 पाषाणकालीन मुद्राएं और 2 पाषाणकालीन मुद्राएं भी मिली। कहां से मिली है? रंग महल हनुमानगढ़ से मिली है। गुप्तकालीन ताम्र मुद्राएं लगभग 105 के आसपास और 2 पाषाणकालीन मुद्राएं भी मिली हैं। और यहीं से अपन कह सकते हैं यहां से कनिष्क प्रथम व कनिष्क थर्ड के सिक्के मिले। कहां से? रंग महल से। और यहीं से कह सकते हैं चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के सिक्के मिले। वासुदेव चौहान के सिक्के मिले। चौहान संस्थापक वासुदेव चौहान के सिक्के भी कहां से मिले हैं? रंग महल सभ्यता से मिले हैं। रंग महल सभ्यता से चौहान शासक वासुदेव चौहान के सिक्के मिले हैं। कनिष्क प्रथम व कनिष्क थर्ड के सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं यहाँ का जो प्रमुख खाद्य था, यानी यहाँ से प्रमुख भोजन, इन लोगों का प्रमुख भोजन की यदि बात करते तो दोस्तों चावल था। क्या था? चावल। और यदि बात करें प्रमुख फसल, दोस्तों प्रमुख फसल की बात करें तो खाने का जो चीज होती है वो उसी को क्या कहते हैं? फसल मानते हैं। तो कहेंगे प्रमुख भोजन चावल। प्रमुख फसल भी क्या थी इनकी? चावल थी। प्रमुख फसल भी क्या मानी जाती है? चावल मानी जाती है। और यदि इनके समय काल की बात करें दोस्तों तो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी इसका समय काल यदि बात करें अपन यहां लिखें, यानी समय काल की यदि बात करें, समय काल तो लिख सकते हैं दोस्तों 1000 BC से 300 BC, यानी 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का समय काल माना जाता है। ये है दोस्तों अपने पास में कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। रंग महल सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं। रंग महल सभ्यता में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। इसकी खोज 1952 से 1954 के मध्य डॉक्टर हन्ना रीड ने की थी। और यहाँ ये जो क्षेत्र है ये योद्धव गणराज्य की राजधानी भी रहा है। यहाँ से साक्ष्य के रूप में अपन देखते हैं तो कहेंगे यहाँ से गुरु शिष्य की एक प्रतिमा मिली है जिसका संबंध गांधार शैली से माना जाता है। यहाँ से गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण की एक प्रतिमा मिली है। और यहीं से गुप्तकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं लगभग 105 के आसपास। 2 पाषाणकालीन मुद्राएं भी मिली है। कनिष्क प्रथम व कनिष्क थर्ड के सिक्के भी मिले हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के भी यहाँ से सिक्के मिलते हैं। इन लोगों का प्रमुख भोजन चावल था, प्रमुख फसल भी चावल थी। इसका समय काल 1000 BC से 300 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का माना जाता है। दोस्तों ये है अपनी कौन सी सभ्यता? रंग महल सभ्यता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगली सभ्यता अपन पढ़ेंगे जालोर की सभ्यता।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे अब देखते हैं जालोर की सभ्यता। कल शायद अपनी सभ्यता का टॉपिक जो है शायद कंप्लीट हो जाएगा। अगली सभ्यता है दोस्तों अपने पास में जालोर की सभ्यता। जालोर सभ्यता, सॉरी, जालोर की सभ्यता। जालोर में मुख्य रूप से एक सभ्यता की बात करेंगे, इसको दो भागों में विभाजन कर देते हैं। एक तो हो जाएगी दोस्तों भीनमाल सभ्यता, भीनमाल सभ्यता जिसे प्राचीन समय में श्रीमाल कहते थे। एक हो जाएगी एलना, एलना, एलाना, या फिर इसे कई बार एलना भी कहते हैं, एलना व एलाना सभ्यता। दोस्तों जो ये बात कर रहे हैं जालोर की सभ्यता, भीनमाल और एलना या एलाना जो सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं, इसका जो अपन एक एलाना सभ्यता में यह ताम्र युगीन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इतनी बात याद रखनी है। ये जो सभ्यता है इसमें एक बात याद रखनी है, इसे यह सभ्यता, इसको लिखेंगे कैसे वो देखना। यह सभ्यता लिख लेना मेरे साथ साथ में, छोटी सी है। यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई, जालोर में विकसित हुई, विकसित हुई। इसे, यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई, इसे ताम्र युगीन, इसे ताम्र युगीन सभ्यता के समकालीन माना जाता है। इसे ताम्र युगीन सभ्यता के समकालीन, बस इतनी सी बात याद रखनी है। एलाना में यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई और इसे ताम्र युगीन सभ्यता के समकालीन माना जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है दोस्तों। आगे जो अपन सभ्यता की बात करते हैं वो है सभ्यता भीनमाल। भीनमाल को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, इसको लिख दिया होगा भीनमाल। अगली जो सभ्यता है अपनी भीनमाल। देखो दोस्तों भीनमाल जो सभ्यता ये भी जालोर में विकसित हुई, आपको पता है भीनमाल। और भीनमाल को प्राचीन समय में श्रीमाल कहा जाता था। श्रीमाल जो इसका भीनमाल का श्रीमाल नाम है, जो बिजोलिया शिलालेख में भी मिलता है भीनमाल का श्रीमाल नाम। और अपन ये कह सकते हैं यहाँ जो सभ्यता, ये जो सभ्यता है ये कब खोजी गई थी? 1953-54 में ये सभ्यता आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा ये सभ्यता खोजी गई थी। कौन सी सभ्यता? भीनमाल सभ्यता या श्रीमाल सभ्यता। भीनमाल को बिजोलिया शिलालेख में जो मैंने बता दिया श्रीमाल कहा जाता है। और गुप्तकालीन संस्कृत विद्वान महाकवि माघ जिसने लिखा था शिशुपाल वध, गुप्तकालीन संस्कृत विद्वान महाकवि माघ जिसने लिखा था शिशुपाल वध ग्रंथ, उसका जन्म स्थान भी कौन सा है? भीनमाल जालोर कह सकते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ के मृद पात्रों पर विदेशी शैली का प्रभाव है, ये बात अपन कह सकते हैं। यहाँ के मृद पात्रों पर विदेशी शैली का प्रभाव है। कैसे है प्रभाव? अपन ये कह सकते हैं यहाँ से जो मृद पात्र मिले हैं उनके ऊपर रोमन एम्पेरा का चित्रण है। यहाँ के मृद पात्रों में रोमन एम्पेरा का चित्रण होने के कारण इसे अपन विदेशों का प्रभाव मान सकते हैं या विदेशी शैली का प्रभाव मानते हैं। चीनी यात्री हवेन सोंग भी अपने यहाँ भीनमाल को आया था और चीनी यात्री हवेन सोंग ने भीनमाल को पीलो मोलो की संज्ञा दी थी। अपन कह सकते हैं चीनी यात्री हवेन सोंग यहाँ पर आया था जिसने भीनमाल को किसकी संज्ञा दी थी दोस्तों? पीलो मोलो की संज्ञा दी थी। यहाँ से द्विहत्थी सुराई, यूनानी सुराई का उल्लेख भी मिलता है या यूनानी सुराई भी मिलती है। यहाँ से 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन सिक्के भी मिलते हैं दोस्तों और शक शासकों के सिक्के भी मिलते हैं। यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं यहाँ से 2री शताब्दी ईसा पूर्व की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं भीनमाल। भीनमाल का अन्य नाम मिलता है श्रीमाल। क्या नाम मिलता है दोस्तों? भीनमाल का जो अन्य नाम मिलता है वो मिलता है श्रीमाल। श्रीमाल कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? भीनमाल को। यह सभ्यता है कहां पर दोस्तों? कहेंगे जालोर में। भीनमाल कहां पड़ता है दोस्तों? जालोर में। दोस्तों इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की यदि अपन बात करते हैं तो 1953-54 के अंदर, 1953-54 के अंदर किसने की थी? आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। दोस्तों भीनमाल जो है, भीनमाल का जो ये श्रीमाल नाम है ये कौन से शिलालेख में प्राप्त होता है? बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार भीनमाल को क्या कहा गया है? श्रीमाल कहा गया है। दोस्तों अपन ये भी कहते हैं जो भीनमाल जो सभ्यता है यहाँ से अपन कुछ एक संस्कृत विद्वान है भीनमाल से, जो संस्कृत विद्वान है महाकवि माघ ने शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था। शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था। इनकी जन्मस्थली है ये, क्या है?
जन्मस्थली। महाकवि माघ की जन्मस्थली भी क्या है? भीनमाल है दोस्तों। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि यहाँ जो मृद पात्र मिले हैं उनका संबंध विदेशी से माना है। क्यों? यहाँ जो अपने को मृद पात्र मिले हैं दोस्तों, क्या मिले हैं? मृद पात्रों पर रोमन एम्पेरा शब्द लिखा है। रोमन एम्पेरा शब्द लिखे होने के कारण इनका संबंध किससे माना जाता है? विदेशों से माना जाता है। किसका माना जाता है? विदेशों से माना जाता है। एक अपन ये कह सकते हैं यहीं पर चीनी यात्री आया था। कौन आया था? चीनी यात्री। कौन था वो? हवेनसोंग। कौन था? हवेनसोंग। हवेनसोंग ने चीनी यात्री आया था। हवेनसोंग ने भीनमाल को क्या संज्ञा दी थी? पीलो मोलो। क्या संज्ञा दी थी? पीलो मोलो की संज्ञा से सम्मानित किया था। किसको? भीनमाल को सम्मानित किया था। दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि हवेनसोंग ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था शियुकी। क्या लिखा था? शियुकी। अब दोस्तों यहां से जो मुद्रा मिली थी, यानी एक द्विहत्ती सुराई भी मिलती है यहाँ से। अपन ये लिखते हैं द्विहत्ती, दो हथारी सुराई यानी पानी की सुराई, यानी द्विहत्ती यूनानी सुराई है। कौन सी सुराई है? यूनानी सुराई भी यहाँ पर मिलती है। कहां पर मिलती है दोस्तों? भीनमाल में। द्विहत्ती यूनानी सुराई भी कहां पर मिलती है? भीनमाल में मिलती है दोस्तों। और यहाँ पर अपन ये भी कह सकते हैं कि 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए थे। कहां से? जालोर भीनमाल से प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज देखते हैं। कॉपी लीजिए मेरे साथ में और साथ साथ में नोट कीजिए। भीनमाल सभ्यता लिखेंगे। यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई। यह सभ्यता कहां पर विकसित हुई दोस्तों? जालोर में विकसित हुई। इसकी खोज 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे आरसी अग्रवाल कहते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई। यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई। इसकी खोज 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों यहां से बात करते हैं, यह जो क्षेत्र था, अपन ने जो क्षेत्र पढ़ा था, अब जो जालोर की सभ्यता के अंदर अपन एक बात और कह सकते हैं कि भीनमाल का बिजोलिया शिलालेख में, भीनमाल का बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में श्रीमाल नाम मिलता है। दोस्तों कहा जाता है कि भीनमाल को या श्रीमाल को अपने भगवान विष्णु की पत्नी या विष्णु की भार्या महालक्ष्मी ने बसाया था, ऐसा किंवदंती का उल्लेख मिलता है। और भीनमाल में अगली बात अपन लिखेंगे दोस्तों, महाकवि माघ ब्रैकेट में लिख लेना, शिशुपाल वध ग्रंथ। महाकवि माघ की जन्मस्थली कौन सी है दोस्तों? भीनमाल है। महाकवि माघ की जन्मस्थली भी कौन सी है? भीनमाल है। दोस्तों आगे जो साक्ष्य लिखते हैं इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई। इसकी खोज 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई और भीनमाल का बिजोलिया शिलालेख में नाम श्रीमाल मिलता है। महाकवि माघ शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की थी। इनकी जन्मस्थली भी इसे कहा जाता है। दोस्तों अब आगे इसकी बात करते हैं साक्ष्यों की। अगला लिखते हैं साक्ष्य, मेरे साथ में नोट कीजिए। यानी अपन लिखेंगे अगला जो साक्ष्य में लिखेंगे कि यहाँ के मृदपात्रों पर रोमन एम्पेरा चित्र अंकित है। यहाँ के मृदपात्रों पर रोमन एम्पेरा चित्र अंकित है। इसका मतलब यह विदेशी प्रभाव माना जाता है। विदेशी प्रभाव माना जाता है, यानी विदेशों के संबंध थे भीनमाल जालोर के साथ।
विदेशों के, इसका मतलब यानी यहाँ के जो मृद पात्र मिले इनके ऊपर क्या लिखा, रोमन अम्पेरा चित्रण किस सभ्यता के बर्तनों पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहेंगे भीनमाल सभ्यता जालोर, भीनमाल सभ्यता जालोर। भीनमाल सभ्यता जालोर के बर्तनों का प्रभाव या मृद पात्रों का प्रभाव किस शैली से माना जाता है, अपन कह सकते हैं विदेशी प्रभाव माना जाता है। कहां, कौन से, किसका प्रभाव माना जाता है, विदेशी प्रभाव माना जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों अपन बात करेंगे, यहां पर अपन अगला जो लिखेंगे, चीनी यात्री हवेन सोंग भी आया था। यहां चीनी यात्री हवेन सोंग आया जिसने भीनमाल को पीलो मोलो की संज्ञा दी, पीलो मोलो, मोलो की संज्ञा दी। चीनी यात्री हवेन सोंग आया था जिसने भीनमाल को किसकी संज्ञा दी थी दोस्तों, पीलो मोलो की संज्ञा दी थी। और यहीं से द्विहत्ती यूनानी सुराही मिली दोस्तों। द्विहत्ती, दो हत्ते वाली यूनानी सुराही, यानी पानी का एक बर्तन होता है जिसको पकड़ने में काम में लेते हैं, दो हत्ते वाली यूनानी एक सुराही मिली। इसका मतलब यहाँ का पक्का ही संबंध जो था ये विदेशी प्रभाव था, यानी विदेशों से पक्का ही इनका संबंध था। और यहां से 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन सिक्के मिले, यहां से 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन सिक्के मिले। यहां से 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन क्या मिले थे दोस्तों, सिक्के मिले थे। शक शासकों के भी सिक्के मिले थे, यानी अपन और भी लिखे तो लिख सकते हैं, शक शासकों के सिक्के भी मिले। ये बात है दोस्तों। जालोर की सभ्यता पढ़ रहे हैं, जालोर की सभ्यता में अपन पढ़ रहे हैं भीनमाल की सभ्यता, और एक सभ्यता पड़ी थी एलाना जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है, जो भी जालोर में विकसित हुई थी। दूसरी सभ्यता है दोस्तों भीनमाल। भीनमाल जो सभ्यता पढ़ रहे हैं दोस्तों, यह सभ्यता जालोर में विकसित हुई है। इसकी खोज 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और भीनमाल को बिजोरिया शिलालेख के अनुसार श्रीमाल कहा जाता है। ऐसा किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि भीनमाल को अपने भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी ने बसाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। यही भीनमाल से अपन बात करते हैं। भीनमाल से संस्कृत कवि, एक संस्कृत विद्वान महाकवि माघ, जिसने शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था, उसकी जन्मस्थली भी यही मानी जाती है। और यहाँ के जो बर्तन है, यहाँ के जो मृद पात्र है, उन पर रोमन अम्पेरा का चित्र अंकित है। इसका मतलब यहाँ पर विदेशी प्रभाव भी ज्यादा था। यहाँ पर द्विहत्ती वाली एक यूनानी सुराही भी मिली थी, और यहाँ पर शक शासकों के सिक्के मिले हैं। यहाँ पर 9वीं शताब्दी के प्रतिहारकालीन शासकों के भी सिक्के मिले हैं। और यहीं पर उल्लेख मिलता है चीनी यात्री एक हवेन सोंग आया था जिसने भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से संज्ञा दी थी। भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। और जो ये हवेन सोंग आया था दोस्तों, हवेन सोंग जो आया था, हवेन सोंग का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम दोस्तों सीयू की है। हवेन सोंग ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम सीयू की ग्रंथ किसने लिखा था, हवेन सोंग ने लिखा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया गछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। यदि मेरी क्लास आपको सभी को पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बढ़िया से बढ़िया फायदा उठाएं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में आगे का